भारत में अब एक ऐसी पीढ़ी स्कूलों की समस्याओं को लेकर आवाज उठा रही है जिसके बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि ये पीढ़ी मोबाइल, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में बड़ी हो रही है। नाम है जेन अल्फा। लेकिन इस पीढ़ी के बच्चे जब स्कूल की तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं तो वहां स्मार्ट क्लासरूम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं है। वहां सवाल बहुत बुनियादी है। स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं है? क्लासरूम में पंखे क्यों नहीं चलते? पीने का साफ पानी क्यों नहीं है? टॉयलेट की हालत आखिर खराब क्यों है? स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क क्यों नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पढ़ाई का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है तो उसके लिए बच्चों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? यही सवाल पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक दिखाई दिए छात्र प्रदर्शनों ने खड़ा किया है। अब यहां जो सवाल गौर करने लायक है वो ये कि आखिर जेन अल्फा के ये प्रदर्शन क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जेन अल्फा आखिर है कौन। आमतौर पर 2010 के बाद पैदा हुई पीढ़ी को जेन अल्फा कहा जाता है। यानी ये वो बच्चे हैं जो स्कूल की उम्र में हैं। इनका राजनीतिक अनुभव जेनजी जितना नहीं है। इनमें से बहुत से बच्चे अभी वोट देने की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपने स्कूल की समस्याओं को पहचान रहे हैं और प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इससे पहले शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े आंदोलन मुख्य तौर पर कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों से जुड़े रहे हैं। पेपर लीक हो गया, भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हो गई, नीट या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता हुई तो विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र सड़कों पर दिखाई देते थे। लेकिन इस बार सवाल उससे भी पहले की सीढ़ी पर खड़ा है, यानी स्कूल। और यहां बच्चों की मांग भी किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे की नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहले हमारा स्कूल ठीक करिए। और अलग अलग राज्यों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में छात्रों ने स्कूल में साफ पानी, पंखे और मिड डे मील जैसी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हमीरपुर में छात्रों का मुद्दा स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क को लेकर था। राजस्थान में कई जगह छात्रों ने शिक्षकों की कमी के खिलाफ स्कूल के गेट तक बंद कर दिए। बिहार के गया में छात्रों ने स्कूल की समस्याओं को लेकर कई किलोमीटर पैदल मार्च किया। मध्य प्रदेश में आवासीय स्कूलों के छात्रों ने खाने और रहने की सुविधाओं को लेकर अपनी आवाज उठाई। महाराष्ट्र में भी शिक्षक पद खाली होने के कारण छात्रों ने विरोध किया। यानी जगह जगह है स्कूल, जगह जगह अलग हो सकते हैं, स्कूल अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन शिकायतों की भाषा लगभग एक जैसी है। शिक्षक चाहिए, बुनियादी सुविधाएं चाहिए, बेहतर पढ़ाई चाहिए। और यही बात इस आंदोलन को महज कुछ स्थानीय स्कूलों की समस्या से आगे लेकर जाती है। लेकिन क्या वाकई पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है? यह बड़ा सवाल है। यहां तस्वीर को थोड़ा संतुलित तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत की स्कूल व्यवस्था में पिछले वर्षों में कई बुनियादी सुविधाओं में विस्तार भी हुआ है। यूडीआईएससी प्लस 2024-25 के मुताबिक देश में करीब 14,71,000 स्कूल हैं। कुल शिक्षकों की संख्या पहली बार 1 करोड़ से ऊपर पहुंची है। यानी यह कहना सही नहीं होगा कि देश के हर स्कूल की हालत खराब है, लेकिन समस्या यह है कि राष्ट्रीय औसत और स्थानीय वास्तविकता एक जैसी नहीं होती। किसी सुविधा की राष्ट्रीय उपलब्धता 90 या 95% तो हो सकती है, लेकिन बाकी 5 या 10% स्कूल भी अगर लाखों बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं तो ये समस्या छोटी नहीं रह जाती। यूडीआईएससी प्लस के आंकड़ों में देश भर में कुल स्कूल की संख्या करीब 14,71,000 बताई गई। इनमें से लगभग 1,04,000 स्कूल सिंगल टीचर स्कूल हैं, यानी ऐसे स्कूल जहां पूरा स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। अब कल्पना कीजिए, एक स्कूल में कई कक्षाएं हैं, अलग अलग विषय है, बच्चों की अलग अलग जरूरतें हैं और शिक्षक केवल एक। ऐसी स्थिति में सवाल सिर्फ शिक्षक की संख्या का नहीं है, सवाल शिक्षा की गुणवत्ता का है। असली समस्या सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। हम अक्सर शिक्षा को स्कूल की इमारत से जोड़कर देखते हैं। नई बिल्डिंग बन गई, स्मार्ट क्लास बन गया, कंप्यूटर आ गए, स्कूल का नाम बदलकर मॉडल स्कूल या पीएम श्री स्कूल कर दिया गया। लेकिन शिक्षा सिर्फ इमारतों से नहीं चलती, शिक्षा चलती है शिक्षक से।
समय पर पढ़ाई से शिक्षा चलती है, प्रशिक्षित शिक्षक से शिक्षा चलती है, पुस्तकों से, प्रयोगशालाओं से शिक्षा चलती है और सबसे महत्वपूर्ण बच्चे और शिक्षक के बीच नियमित संवाद से शिक्षा चलती है। अगर स्कूल में शानदार बिल्डिंग है लेकिन गणित का टीचर नहीं है तो स्मार्ट क्लासरूम बच्चों की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अगर कंप्यूटर है लेकिन इंटरनेट नहीं है तो डिजिटल शिक्षा बिल्कुल अधूरी है। अगर टॉयलेट बना है लेकिन वो इस्तेमाल करने लायक है ही नहीं तो कागज पर सुविधा और जमीन पर सुविधा में काफी फर्क है। यही फर्क इन प्रदर्शनों ने सामने ला दिया है। अब आते हैं सरकारी आंकड़ों पर, क्योंकि सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं यह भी जानना जरूरी है। यूडीआईएससी प्लस 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 14,71,000 स्कूलों में से लगभग 13,78,000 स्कूलों में बिजली की सुविधा दर्ज है, लेकिन बिजली का कनेक्शन होना और उसका काम करना दोनों अलग बातें हैं। इसी तरह करीब 13,73,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट दर्ज हैं, कागजों पर दर्ज हैं, लेकिन हर जगह उनकी कार्यशीलता एक जैसी नहीं है। इसलिए शिक्षा की चर्चा करते समय केवल यह पूछना काफी नहीं है कि सुविधा उपलब्ध है या नहीं। सवाल यह होना चाहिए कि क्या वो सुविधा काम भी कर रही है और क्या बच्चा उसका इस्तेमाल कर पा रहा है। यही अंतर सरकारी डेटा और बच्चों के अनुभव के बीच में दिखाई देता है। शिक्षक की कमी पर सबसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा बार जो मुद्दा सामने आया वो है शिक्षकों की कमी। यह सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि एक विषय की पढ़ाई रुक जाती है, इसका असर पूरे शैक्षणिक ढांचे पर पड़ता है। मान लीजिए 10वीं कक्षा के बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, लेकिन साइंस का टीचर नहीं है, या मैथ्स का एक टीचर कई कक्षाओं को संभाल रहा है, या एक शिक्षक को पढ़ाने के साथ साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ रही हैं, तो बच्चे का नुकसान सिर्फ उस दिन नहीं होता, उसका असर उसकी पूरी शैक्षणिक यात्रा पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि शिक्षक की उपलब्धता को शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। यहां एक और बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारी स्कूलों से बच्चे क्यों दूर हो रहे हैं। दरअसल भारत में एक तरफ स्कूलों की संख्या और शिक्षकों की संख्या के आंकड़े सामने आते हैं, दूसरी तरफ कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में नामांकन घटने की चिंता भी सामने आती रहती है। उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा उदाहरण है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 से 2024-25 के बीच राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकन में काफी गिरावट आई। अब सवाल है, अगर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ रही हैं तो बच्चे वहां से क्यों निकल रहे हैं? तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, इंग्लिश मीडियम की मांग, प्राइवेट स्कूलों का आकर्षण, शहरीकरण, माता पिता की बदलती प्राथमिकताएं और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों या सुविधाओं को लेकर भरोसे की कमी। इसलिए सिर्फ स्कूलों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं है, सरकारी स्कूलों में माता पिता का भरोसा वापस लाना भी उतना ही जरूरी है। और निश्चित तौर पर यह सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि स्कूलों के लिए बजट, शिक्षक भर्ती, बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक व्यवस्था सरकार के जिम्मे होती है। लेकिन पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर डालकर भी बात खत्म नहीं होती। स्कूल प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक और समाज, इन सभी की भूमिका है, क्योंकि कई बार पैसा उपलब्ध होता है लेकिन उसका इस्तेमाल वक्त पर नहीं होता। कई बार शिक्षक नियुक्त होते हैं लेकिन उनकी तैनाती जरूरत के मुताबिक नहीं होती। कई बार स्कूल में सुविधा भी मौजूद होती है लेकिन उसका रखरखाव नहीं होता। यानी समस्या सिर्फ फंडिंग की नहीं है, समस्या मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग की भी है। और यही बात जन अल्फा के आंदोलन को खास बनाती है। इन बच्चों ने कोई बहुत जटिल मांग नहीं रखी है। उन्होंने शिक्षा नीति की किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने बजट दस्तावेजों का विश्लेषण नहीं किया, उन्होंने बस अपने स्कूल की वास्तविकता दिखाई, सच्चाई दिखाई कि उनके स्कूल में पंखा नहीं चल रहा था वो दिखाया, जहां शिक्षक नहीं थे वो बताया, जहां टॉयलेट काम नहीं कर रहे थे, बंद पड़े हुए थे, उसकी शिकायत की, जहां स्कूल तक सड़क नहीं थी, जहां उनको जाने में दिक्कत होती है वो मुद्दा उठाया। और सोशल मीडिया ने इन स्थानीय समस्याओं को स्थानीय नहीं रहने दिया। एक स्कूल की तस्वीर दूसरे राज्य तक पहुंची, दूसरे स्कूल के बच्चे भी बोले भाई हमारे यहां भी यही समस्या है। यानी सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वो बच्चों के लिए शिकायत दर्ज करने और आवाज उठाने का
व्यापक एक मीडियम बनता जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि क्या बच्चों का सड़क पर उतरना एक समाधान है? और यह सवाल भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बच्चों का प्रदर्शन लोकतांत्रिक जागरूकता की निशानी हो सकता है। लेकिन यह भी चिंता का विषय है कि जिस उम्र में बच्चों को स्कूल में बैठकर पढ़ना चाहिए, उसी उम्र में उन्हें स्कूल की मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन एक आदर्श व्यवस्था में बच्चों को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आने की जरूरत कम से कम नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनकी शिकायत पहले सुनी जानी चाहिए, स्कूल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, और अगर वहां समाधान नहीं होता तभी मामला ऊपर जाना चाहिए। यानी सवाल यह नहीं कि बच्चे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, सवाल यह भी है कि उनकी आवाज पहले क्यों नहीं सुनी गई, ऐसी नौबत क्यों आई कि उनको सड़कों पर उतरना पड़ा। ऐसे में अब सरकारों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती डेटा और जमीन के बीच के अंतर को खत्म करना है। दूसरी चुनौती है शिक्षकों की तैनाती, जहां जरूरत ज्यादा है वहां शिक्षक ज्यादा होने चाहिए। तीसरी चुनौती है स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग। सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि स्कूल में टॉयलेट है, यह भी देखना होगा कि वो इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं। सिर्फ बिजली का कनेक्शन होना काफी नहीं है, यह भी देखना होगा कि स्कूल में पंखे, बिजली, बल्ब चलते हैं भी या नहीं। सिर्फ शिक्षक की पोस्टिंग पर्याप्त नहीं है, यह भी देखना होगा कि शिक्षक नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, जरूरत के शिक्षक हैं या नहीं है। और चौथी चुनौती है बच्चे की शिकायतों के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाना। ऐसी व्यवस्था हो जहां बच्चा या उसके अभिभावक शिकायत करे और उसे पता हो कि शिकायत का जवाब कब तक मिलेगा, उस शिकायत का समाधान क्या हुआ। चूंकि भारत आज दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, हम एआई की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो है ना कि विकसित भारत की नींव आखिर कहां बनेगी? स्कूल में। और अगर स्कूल में बच्चा शिक्षक के लिए प्रदर्शन कर रहा है, पीने के पानी के लिए अपनी आवाज उठा रहा है, टॉयलेट के लिए शिकायत कर रहा है, या स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क की मांग कर रहा है, अगर स्कूल तक बच्चा पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उसे दिक्कत हो रही है, तो यह सिर्फ एक बच्चे की शिकायत नहीं है, यह उस व्यवस्था के सामने रखा गया सवाल है जो आने वाली पीढ़ी तैयार करने का दावा करती है। जेन अल्फा शायद अभी वोट नहीं दे सकती, लेकिन वो सवाल पूछना सीख चुकी है। और शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश यही है, बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं मांग रहे, बल्कि वे ऐसी शिक्षा व्यवस्था मांग रहे जिस पर वो भरोसा कर सके। अब देखना यह है कि उनकी आवाज कुछ दिनों की सुर्खी बनकर रह जाती है, या भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में वास्तव में कोई बड़ा सुधार कर सकती है। क्योंकि सवाल सिर्फ आज के स्कूलों का नहीं है, सवाल उस भारत का है जिसे ये बच्चे कल चलाएंगे। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, और अगर स्कूलों की सुविधा बेहतर होती है तो जाहिर है देश का भविष्य भी बेहतर होगा।